हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा ध्यान पूर्वक देखते और समझते हैं तो समझिए कि आपके एग्जाम में लगभग सारा का सारा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हमें 50 नंबर लाना होता है ना, तो 50 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों से कि मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस क्वेश्चन को बढ़िया से और ध्यान लगाकर समझिए और बनाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज है। तो ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं भुज, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं कोटि। तो कोई भी बिंदु दिया रहता तो पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई होता है। ठीक है, तो एक्स को हम भुज कहते हैं और वाई वाले को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। हमसे पूछा क्या गया भुज, यानी एक्स का मान पूछा गया। तो इसमें से हम देख लेते हैं भुज हमारा क्या हो सकता है, तो -12 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक इसके बाद से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। पहले से भी हम जानते हैं, यानी इसमें सब क्या होता है प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर बिंदु देख ले और निम्न में से कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो सबसे तृतीय यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तृतीय, मतलब दोनों क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि दोनों बिंदु कहाँ पर हमको माइनस में दिख रहा है, तो यहाँ पे बी में दिख रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस में उधर भी माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और बिंदु -6 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स के जगह पर कितना है -6, अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, उसके बाद क्या है 8। तो वाई के जगह पर 8 है, तो 8 अठाई कितना हो गया 64। इन दोनों को जोड़ लिया जाता है कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10। तो यहाँ पर 10 इकाई हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं 10 दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 10 इकाई। ठीक है, अब हम चलते हैं उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6 5 और बी में दिया है कितना -4 3 से समदूरस्थ हो। ठीक है, यानी कि वो बिंदु हमें देखना है कब किस एक्सिस पर कह रहा है, सबसे पहले देखना है किस एक्सिस पर कहा है वाई एक्सिस पर। अगर यही एक्स एक्सिस पर कहा होता तो वहां पर हम क्या करते वाई का मान 0 रखते, और जब वाई एक्सिस पर कहा है तो हम क्या करेंगे एक्स का मान 0 रखेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे वाई एक्सिस के बात हुआ है तो बिंदु हमारा बनेगा 0 और क्या मान लेते हैं ओ बराबर 0 और वाई। ठीक है, 0 और वाई पहला बिंदु हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु हमारा क्या दिया हुआ है ए बराबर कुछ दिया हुआ है, तो उसको ए रख लेंगे। ठीक है, तो 0 और क्या वाई, तो ए बराबर कितना हमारा है, ए बराबर है 6 और 5, बी बराबर कितना दिया है -4 और 3। तो हमें इसमें दिखाना क्या है, यानी कि बिंदु क्वेश्चन हमारा को इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे समदूरस्थ कह रहा है तो ओ ए बराबर निकालना है हमको ओ बी। ठीक है, अगर दोनों पर स्क्वायर कर लेते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ से बिंदु बनेगा, तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे दूरी सूत्र। ठीक ना, यानी कि यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र हमारा हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु तो हमारा मालूम है 0 कितना y, और यहाँ पे जो दिख रहा है उसको रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट अंडर x1, यहीं से हम रखते चलते हैं, यानी कि 0 है क्या है y है, तो x1 मान लेते हैं। स्क्वायर तो हम पहले से ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर रूट होने की संभावना ही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, तो हो जाए कितना x1 के जगह पर हम क्या रखेंगे 0 माइनस। ठीक है, बिंदु कहाँ गया हमारा यहाँ पे है ना 6,
तो यहाँ पर 6 रख लेते हैं का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बार बार आ जाता है। उसके बाद से फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, वाई अब माइनस ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, यहीं पे है, यहाँ पे है, ठीक है, वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। उसके बाद से फिर अब चलेंगे ओ बी निकालते हैं, बी के जगह पर कितना हमारा है, तो बी के जगह पर ए ना है, तो ओ के जगह पर है, यानी कि 0 हो गया, फिर इसमें 0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या है, वाई माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ सब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 36 हो जाएगा ना। अब प्लस यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 2 ए बी, 2 रहेगा ना, ए के जब कितना है वाई है, अब बी के जब कितना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 वाई, 10 वाई बराबर, यहाँ पर देख लेते हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब प्लस फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब माइनस है तो माइनस 3 के 6 वाई, यहाँ तक ठीक है। ये भी वाई स्क्वायर प्लस में है, ये भी वाई स्क्वायर प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ से देख लेते हैं 36 है और इधर क्या है 16 है, ठीक है, और यहाँ 25 है और 9 भी इसी में है, तो यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक। माइनस में हो जाएगा 10 वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो बराबर में 16 9 कितना हो जाता है 25, तो हो गया 25, अब माइनस में हो गया कितना 6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर सबको ला दिया जाए 6 वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों, ये माइनस में 10 दिख रहा है ना, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो घटा देंगे तो -4 वाई बचेगा, अब बराबर यहाँ देखना है 25 और 61 है, घटा देंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल 9, ठीक है, तो हमारा y का जो मान आ गया है कितना आया है 9 आया है, यहाँ पर ध्यान रखना है 9, y का मान हमारा 9 निकल गया। अब हम जो बिंदु माने हैं, तो बिंदु हम क्या माने हैं, यानी कि बिंदु माने हैं o बराबर 0 और y, ठीक है, तो 0 को 0 रखते हैं, y का मान कितना निकाले थे 9, तो 0 और 9 कहीं दिख रहा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कितना 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2 3 एवं -6 7 हों तो उनके केंद्र के नियामक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, हम क्वेश्चन समझना है ध्यान से, यह एक वृत्त हो गया, इसका व्यास हो गया मान लेते हैं, तो एक व्यास इधर, ये एक मतलब एक सिरा इधर एक सिरा इधर, अब बीच में मान लेते हैं केंद्र होगा ना, तो मान लेते हैं इसका बिंदु जो दिया गया कितना दिया है 2 और 3 दिया है इसका, इधर वाला को दिया है कितना -6 और 7, तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु यानी केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, वृत्त का केंद्र निकालना है। तो अगर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे x1 + x2/2 से यह मध्य बिंदु हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ मध्य बिंदु केंद्र के निर्देशांक निकाल रहे हैं, x1 + x2/2 और क्या होगा y1 + y2/2, यहीं पर रखते हैं इसको, x1 की जगह कितना है 2, अब प्लस में कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 6, अब बट्टा में हो गया 2, उसके बाद से इसको देख लेते हैं y1 कितना है 3, अब प्लस कितना हो गया 7/2, अगर यहाँ से घटाते हैं तो बचे कितना माइनस में 4/2 और यहाँ हो जाए कितना 10/2, तो 2 बचे और 2 दूनी के, तो आंसर आ जाएगा -2 और 5, ठीक है। तो यानी यही बिंदु हमें ज्ञात करना था, तो देख लेते हैं कहाँ है -2 और 5, ठीक है, तो -2 और 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, कह रहा है कि P -4 2 और Q 8 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। बस वही काम इसमें भी करना है हमको, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो अभी हम सूत्र लिखे थे, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 और क्या हो जाएगा y1 + y2/2, ठीक है।
जो बिंदु हमारा दिया है यहाँ पर देख सकते हैं -4 प्लस इसका कितना है 8/2, इसको देखते हैं कितना दिया है 2 प्लस 6/2, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 4/2 और यहाँ से हो जाएगा कितना 8/2, काट लेते हैं, ये हो गया 4, इसको काटेंगे तो 2, तो बिंदु निकलेगा 2 और 4, तो ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 2 और 4। देख लेते हैं कहाँ दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिया है 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि 2 - 3 और 5 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, जैसे मानते हैं हमारा रेखाखंड हो जाएगा, ये हम रेखाखंड ले लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यहाँ पे जो मध्य बिंदु हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मान लेना पड़ेगा कितना और कितने पर बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि यह रेखाखंड जो है वो 1:λ के अनुपात में बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको लैम्डा मान लेते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है, तो इसका जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा x और 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर y अक्ष का होता तो y और 0 रखते हैं, समझे ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी बिंदु हमारा दिया है यहाँ पर और ये 2 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ से y वाला लेकर चलेंगे कि y का मान 0 रहेगा तो आसानी से निकाल जाएगा। y बराबर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो y के जगह पर कितना रख दे 0 बराबर m1 कितना है 1 है, उसके बाद y1 कितना दिया है ना, y2 इसमें देखेंगे 6 है ना, तो y2 हो जाएगा 6 बट्टा प्लस होगा ना, प्लस फिर m2 कितना है लैम्डा है, और y1 कितना दिया है, y1 हमारा दिया है -3 ये दिया है। ठीक है, बट्टा में हो जाएगा ना 1 प्लस लैम्डा। आगे देखते हैं इसके बाद से, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस -3 लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तीसरे तीसरे तो हो जाएगा कितना -3 लैम्डा बराबर हो गया कितना -6। इससे इसको काट लेते हैं, इससे इसको काटते हैं 2, तो लैम्डा का जो मान आएगा कितना आ गया 2 आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अनुपात बराबर क्या माने थे 1:λ माने थे, तो 1:λ का वैल्यू कितना है 2, तो 1:2 कहीं दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख रहा है, तो हो जाएगा यही आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया कितना है 2 3 -1 0 और 2 -4 है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है, यहाँ पे इसको रख लेंगे, इसको इधर करते हैं। अब यहाँ से मान रख दिया जाए तो हो जाए कितना है 1/2 इंटू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, x1 हमारा कितना है 2 है, तो y2 कितना है 0 है, तो 0 माइनस y3 कितना दिया है माइनस में 4, तो माइनस में +4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 देख लेते हैं कितना है माइनस में 1 है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे -1, और फिर y3 कितना दिया है माइनस में 4 दिया है, और y1 कितना है 3 है, तो -3 प्लस x3 देख लेते हैं कितना दिया है 2, और y3 कितना है, सॉरी y1 कितना है, तो y1 हमारा है 3 और माइनस y2 कितना है 0। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, तो जगह 1/2 यहाँ से ध्यान देना है, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 4 दूनी के 8 माइनस है यहाँ पर, तो 4 3 ये 4 3 7 हो गया ना, माइनस में माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 7 1 7। यहाँ से देखते हैं ये 0 है, ठीक है, ये वाला 0 खत्म, 3 दूनी के 6, अब जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा 1/2 गुने 8 से 14 और 14 और 7 कितना हो जाता है 14 7 हो जाएगा हमारा कितना 21, तो 21। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, तो हम देख लेते हैं कहीं आंसर दिख रहा है 21/2, तो हाँ यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो 9 कह रहा है कि यदि बिंदु है के 2 -3 -4 तथा 7 -5 संरेख हो तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसको हम उसी तरह बनाएंगे, अभी जो त्रिभुज वाला बनाया ना उसी टाइप में बनेगा। तो बस इसमें हमें एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी संरेख कहेगा ना तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम रखेंगे 0, ठीक ना, बराबर सूत्र वही रखना है 1/2, 1/2, 0 बराबर रखना है 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ से 0 में ही तीछा तीछी गुणा करेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, बराबर। यहाँ से देखते हैं x1 का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन कहाँ गया, ऊपर गया, डायरेक्ट बना रहे हैं यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया ना, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर। यहाँ देखते हैं x1 कितना है, के है, तो के रखेंगे इंटू y2 कितना दिया है, माइनस में 4 दिया है, फिर माइनस सूत्र में होता है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, +5 प्लस उसके बाद x2 कितना दिया है, माइनस में, इसको लिखेंगे माइनस में, तब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर क्या होता है y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना है, माइनस में 5 है, और y1 कितना है 2, यहाँ पे माइनस में 2 रखना है। ठीक है, प्लस 7 हो जाएगा। फिर क्या होता है फॉर्मूला y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू देख लेते हैं कितना है, 2 है, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में कितना 4, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस में 4 है और 5 प्लस में, तो घटेगा तो एक बचेगा, एक में के से गुणा कर दिए तो के। ठीक है, यहाँ पर दोनों देख लेते हैं, माइनस में है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया, -7, यहाँ माइनस पहले भी है, तो माइनस में कितना हो गया, प्लस, और 7 त्रिका 21। ठीक है, अब ये दोनों प्लस में है तो जुटेगा कितना हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, 6 7 42। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से तो हो जाएगा हमारा कितना, के इक्वल टू 63, माने के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, प्लस 63, इधर बराबर में 0 हमारा रहेगा, तो इधर प्लस में है तो इधर लेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, -63 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहीं के बराबर -63 दिख रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु 22 20 और 0 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है, फिर वही काम, यानी x1 x2 वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ पे बिंदु हमारा कितना है, बिंदु नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, उसके बाद से हम बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो x1 हमारा कितना है 22 प्लस 0/2, उसके बाद y1 कितना है 20 है, तो 20 प्लस 16/2, यहाँ हो जाएगा कितना 22/2, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 20 है ना, तो ये 20 हमारा है, तो 20 16 कितना होता है 36/2, काट दिया 18, इसको काट दिए 11, तो आंसर हमारा हो जाएगा 11 और 18। देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, 11 और 18 कहीं ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर तो एक्स रहेगा, एक क्या हो जाएगा 0, तो एक्स और 0 आंसर हो जाएगा। वाई अक्ष पर कहेगा तो 0 और वाई हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर एक्स अक्ष पर कहा है तो एक्स 0 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक दिया है क्वेश्चन। ठीक है,
इसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह कह रहा है 10 के पावर 2y बराबर 25, तो 10 के पावर माइनस y बराबर है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 10 के पावर 2y बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो गया, y बराबर हो जाएगा 5। हम थोड़ा सा घातांक में चलते हैं, अगर घातांक में जाएंगे, अगर इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा हमारे, यानी कि माइनस में तो बट्टा में आ जाता है ना, यानी कि अगर मान लेते हैं हम फॉर्मूला जानते हैं, ए के पावर एम बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बट्टे ए के पावर माइनस एम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाए कितना, अगर इसी को लिखे 10 के पावर माइनस वाई, तो इसका भी तो बट्टा हो जाएगा, तो 1/5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/5। देख लेते हैं कहाँ दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और एक रैखिक समीकरण का घात, रैखिक की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक कहते हैं, जिसका 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं, जिससे 3 होगा उसे त्रिघात कहते हैं। तो रैखिक की बात हो रहा है तो घात कितना होना चाहिए, 1। रैखिक का घात कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। और रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2y माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसका हमें बताना है कि अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है, ठीक है। इसके लिए हम फार्मूला पर रखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर रख के इसको हम जांच कर लेंगे। तो ये हमारा a1 कहलाता है, यह b1 कहलाता है, यह c1, और ये a2 b2 c2 कहलाएगा, ठीक है। इसको रखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं इसके जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं a1 हमारा 1 है, तो 1/, यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। प्लस में है माइनस में है, तो यहाँ पर इक्वल देखते हैं कितना हो जाएगा, 3/, माइनस में 5, तो 3/5। ये पहले ही बराबर नहीं दिख रहा है, तो जब बराबर नहीं होता है तो इसका युग्म कैसा होता है, तो इसका युग्म हो जाता है अविरोधी, ठीक है, अविरोधी कहलाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। समझ में है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य कह रहा है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सा है, 2 है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। दोनों का गुणनफल पूछा गया था, कितना होता है, 8। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, 8। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कह रहा है कि पाई है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है, यानी कि इन दोनों के बीच की कौन अपरिमेय संख्या है उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो ऑप्शन के अनुसार इसको चलते हैं, 11 दिया है, तो अगर 11 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो लगभग ये कितना के आसपास आएगा, 3 के माने 3 दशमलव उसके बाद है, इसके बीच तो वो नहीं ना आएगा। यहाँ पर देखते हैं 5, तो 5 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा, जो कि इसके बीच में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगर इधर देखते हैं तो ये इसका स्क्वायर वर्गमूल नहीं है तो 4 दशमलव हो जाता है, इसके बीच में नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 12 है, तो 12 ये भी 3 के ऊपर है, यानी इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और अपरिमेय संख्या की बात कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, ये हमारा 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 31 नंबर कह रहा है कि 2/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 2/11 का दशमलव प्रसार कितना होगा, तो हमको क्या करना है, यानी कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि भाग दिया जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं 2 में हमको भाग कितना से देना पड़ेगा, 11 से, तो दशमलव बैठा लेते हैं तो 0, तो 11 कम 11, कितना बचा 9, दशमलव दिए हैं तो कितना हो जाएगा 9, 11 8 88। अब देख लेते हैं इसके आसपास कोई दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बार बार आते रहेगा इसलिए इस पर एक रिंग दे दिया जाता है। तो 31 नंबर का आंसर हो गया हमारा ए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा गया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है।
यानी कि हमें शांत अशांत चुनना है। तो इसके लिए एक फॉर्म होता है जो कि हमें ध्यान में रखना होगा, p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अगर नीचे 2 और 5 आता है तो उसको हम शांत कहेंगे, अन्यथा अशांत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो 11 और 2 के आसपास आएगा। 2 11 के गुणनखंड में आएगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे मतलब इस करके 88 आएगा। इसका देखते हैं तो इसमें भी हमको 3 दिखाई दे रहा है, 2 3 5 7 के आसपास आएगा। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें भी 11 है, तो इसमें भी 2 5 11 के आसपास आएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ कर भी देख सकते हैं, 1600 को तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 के रूप में ही आएगा और दूसरा कुछ आएगा नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो गुणनखंड करके इसको देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है वह कह रहा है कि यहाँ पर जो संख्या दिया गया है यानी कि 3.27 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है कि प्राकृत है या अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्या, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है वह दिया है, कह रहा है कि इसका सरलतम रूप लिखना है, यानी कि इसको हम काटेंगे। तो काटेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, यानी कितना दोनों में भाग देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जब दोनों में भाग देंगे तो यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 387 और बट्टा में कितना है 405, ठीक है। तो ये हमको लग रहा है कि 9 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 चौके 36 और 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 पचे 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, ठीक है। यानी इसको सरलतम रूप में, अब तो कटेगा नहीं ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n क्या है, यानी क्या है, हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय होगा। तो कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। n क्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कोई क्या होगा, प्राकृत संख्या भी हो सकता है, कोई अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, दिया करा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए पी में सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी कि डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो डी बराबर हमको मालूम है क्या होता है, T2 माइनस T1 ये होता है। जैसे T2 यानी क्या है, T2 की जगह पे क्या है, a प्लस डी है, a प्लस डी माइनस T1 कितना है a, ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा डी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पर समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, यानी हमें इसमें एन का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसमें ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर हमारा दिया है 3, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर 3 हो गया। उसके बाद डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 8 है और T1 कितना है 3, घटा लेंगे तो कितना बचा 5। तो मान निकल गया हमारा डी का 5। अब यहाँ पर Tn हमारा 78 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं Tn बराबर 78, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 78। ए की जगह पर कितना है 3 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और डी की जगह कितना रखना है 5, बराबर हो जाएगा कितना 78। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 5 रखेंगे ना, बराबर हो जाएगा कितना 78, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो आई प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप, तो हो जाएगा कितना n माइनस 1 बराबर में हो जाए कितना 78 में से 3 घटा लेते हैं तो 5 75, अब बट्टा में 5 इधर आ जाएगा तो काट लिया जाए, कितना हो गया 15 पचे 75 तो 15, ठीक है। तो एन बराबर हो जाए कितना 15, आई माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में, तो एन बराबर कितना आ गया 16, ठीक है। तो देख लेते हैं 16वां पद हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कहाँ पे आंसर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 37 नंबर का। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन
समांतर श्रेणी है। तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है देख लेते हैं, इसको जांच करेंगे ना। समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है मेरा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, है ना होता है। यहाँ पर रख के हम जांच कर लेते हैं। तो पहला है हमारा कितना 4, अब माइनस यहाँ दिया था, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर तीसरा दिया माइनस 6 प्लस माइनस कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बराबर दिया है कितना 8, और माइनस माइनस प्लस में 6, ये हो जाएगा कितना 4 2 6, यहाँ माइनस में हो गया कितना -10, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 14। तो ये बराबर तो कोई नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसको हटाया जाए। आगे चलते हैं, दूसरा को जांच करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो हो जाएगा कितना T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पर लगा देते हैं, T2 कितना है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बराबर कितना है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाए कितना है ए के पावर 4 माइनस ए के पावर 3। तो ये भी बराबर नहीं ना रहा है, तो ये भी क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसको भी हटाओ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब इसको देखते हैं। तो ये दिया हमारा कितना है 3/2, 1/2 यानी कि सी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1/2 माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा कितना -1/2, और फिर माइनस करना कितना 3/2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से अगला स्टेप क्या है, माइनस में 3/2 और माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं तो हो जाएगा कितना, यानी कि 1 माइनस 3/2 बराबर इसके एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो -1 माइनस 3 बराबर इसके एलसीएम निकालेंगे तो 2, तो -3 प्लस 1, यहाँ से घटा लो तो -2/2। अगर यहाँ से हम घटाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे दिया है 1/, प्लस में है, यहाँ भी प्लस रहेगा, तो प्लस यहाँ घटाएंगे तो -2/2। ये अगर यहाँ से घटाते हैं तो -2/2 काट दो, तो कितना बचेगा -1 -1 -1। तो सब बराबर आ रहा है ना, आ रहा है सब बराबर। जब सब बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि यही समांतर श्रेणी में होगा। तो 38 नंबर का आंसर हमारा कितना हो जाएगा सी आना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -10 -6 -2 डॉट 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 34 में कितने पदों की संख्या क्या है, यानी कि इतना दिया हुआ है, इसमें लास्ट पद क्या दिया है अंतिम पद 34 दिया है, इसमें हमको पदों की संख्या ज्ञात करने की एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बराबर हमें कितना दिया है 10 दिया है माइनस में, और डी बराबर हम निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1, ठीक है। तो हो जाएगा T2 की जगह पर कितना रखेंगे माइनस में 6, यहाँ माइनस फार्मूला में यहाँ पे है ना, यहाँ से माइनस में 10 है, तो माइनस में क्या है प्लस में 10 बराबर घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 4, ये 0 है, ठीक ना। यानी कि डी का मान कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया। और ये हमारा जो दिया है अंतिम पर टीएन दिया है, तो टीएन में कितना दिया है 34 दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34, ठीक है। ए के जगह पर कितना रखना है माइनस में 10 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी के जगह पर कितना रखेंगे 4 बराबर कितना हो गया 34, ठीक है। यहाँ पर हो गया माइनस में 10 प्लस गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4n माइनस में 4 बराबर 34, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ से, तो वैसे कितना है, ये माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है, दोनों जुट कर कितना हो गया माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 4n बराबर 34, ये दोनों माइनस में इधर 14 है, उधर गया तो प्लस में 14 हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा 4n बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 48 है क्या ना, काट लेते हैं 16 12 चौके 48, तो बराबर कितना आ गया 12। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12। देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो सर्वांतर क्या है, यानी कि सर्वांतर हमें ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, ठीक है। तो 17वां पद बोले तो T17,
उसके 10वें पद से, यानी कि टी 10 7 अधिक है, यानी कि जो 17वां पद ये जो दिया है वो उसके 10वें पद से कितना अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये दोनों पद क्या हो जाएगा, पद में बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं ए, और 17 है एन के जगह पर, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा ना, यानी कि 16 डी बराबर, यहाँ भी देख सकते हैं ए प्लस एन के जब कितना है 10 है, तो 10 में से घटा लेंगे तो 9 डी बराबर कितना प्लस कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, था एन के जगह पर क्या है 17 रखते हैं, 17 माइनस वन इंटू डी होगा, तो 17 में से घटेगा तो 16 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 10 माइनस वन इंटू डी यानी कि 9 हो जाएगा। ये भी कटा प्लस में इधर भी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से 16 डी, ये माइनस में इधर 9 है, इधर सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 डी बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 7 डी बराबर 7, तो 7 से 7 काट दो तो डी का मान कितना निकल गया 1 निकल गया था, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही वो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 13 सर्वांतर माइनस 4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। योगफल की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बराबर कितना दिया है 13, यानी कि प्रथम पद हमारा 13 दिया हुआ ए का मान, ठीक है। तो ए बराबर लिख देंगे 13, सर्वांतर डी हमारा कितना दिया है माइनस में 4, और एन का मान हमारा दिया है कितना 10, ठीक है। सब दिया है हम रख दिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं एस एन निकालना है, योगफल कर रहे थे एस एन, तो एस एन बराबर सूत्र क्या हो जाता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन के जगह पर कितना रखना है 10/2, यहाँ हो जाएगा 2, ए की जगह पर कितना है 13 है, ठीक है। तो 13 रख लेते हैं प्लस एन के जगह पर कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना दिया है माइनस में 4 दिया है, ठीक है। इसको काट लेते हैं, हो गया 5, यहाँ पर हो गया कितना 5। अब यहाँ से देख लेते हैं 13 दूनी के 26, यहाँ से अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना, प्लस में अंक 4 से गुणा कर देते हैं, 9 चौके 36, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो 5 और 36 में से घटा लेते हैं तो कितना बचेगा -10 बचेगा, बचेगा ना, यानी कि 36 में से 26 घटेगा बड़ा वाला, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा -50। तो ये हम देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, ठीक है। तो 42 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम इन प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम इन सम संख्या ना सॉरी प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का योगफल क्या है, यानी कि प्रथम सम कह रहा है, यानी कि प्रथम सम क्या होता है 2 होता है, कहाँ तक एन तक, समझ रहा है ना। तो इसका हमें योगफल निकालना है। फिर वही फॉर्मूला यहाँ भी हम लगाएंगे, यानी कि अगर सम संख्या की बात कर रहा है तो पहला 2 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कहाँ तक जाएगा एन पदों तक, समझ रहे हैं ना, यानी कि हमें एन पदों तक का योगफल इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसको, ए बराबर 2, अगर डी बराबर भी देखेंगे तो टी टू माइनस टी वन, यानी कि 4 माइनस 2 2 ही आएगा, और एन हमारा एन ही दिया है, तो रखते हैं एस एन का योगफल निकालना है। एस एन तो कितना एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कितना एन बाई टू इंटू 2, ए की जगह कितना रखना है 2 प्लस एन की जगह पर एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो डी का तो मान हमको मालूम है, तो रख लेते हैं डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक ना। अब हो जाए कितना एन बाई टू, ये हो जाए कितना 4, इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2n-2 एन होएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ से घटा लेते हैं, तो हमारा आगे स्टेप जो बनेगा यहीं से एक स्टेप बनाते हैं, यानी कि हमारा स्टेप आया था कितना n/2 इंटू
4 + 2n - 2 है ना। तो ये कितना n/2 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना जाएगा 2n + 2n, सॉरी n नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक ना, 2 + 2n, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं इसको गुणा कर सकते हैं तो हो जाएगा कितना हमारा 2n + 2n² 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो बचा कितना n + n² 2 काट दिया जाता है n प्लस कितना आएगा n², ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई आंसर दिख रहा है n + n², n × n + 1 भी हो सकता है, n × n + 1 भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो देख लिया जाए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि 42 नंबर का आंसर कितना हो गया सी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे DE BC बटे DF है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कब, यानी कि कोण B बराबर E हो, या कोण A बराबर कोण D हो, या कोण B बराबर कोण D हो, या कोण A बराबर कोण F हो। तो कौन कंडीशन पालन करेगा कि तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए समरूप हो जाए। तो कोण B जो है कोण E के अगर बराबर हो जाता है तो यानी कि वह त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं त्रिभुज ABC एक मान लेते हैं A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, दूसरा त्रिभुज क्या है DEF है। तो मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा D, ये हो गया हमारा E और ये हो जाएगा F। तो जब ये कोण इस कोण के क्या होगा बराबर होगा तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी कि सबसे पहले ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। 44 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस तरह है कि AD बटे DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर दिया है 5.6 सेमी, तो अब AE का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC ABC, इसका समांतर एक रेखा है D और क्या दिया है E, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान भी दिया है, कह रहा है AD बटे DB बराबर ये दिया है हमारा 3/5 मान के चलते हैं, ये 3 दिया है और ये 5 दिया है। यहाँ पे कह रहा है AC यानी कि टोटल का यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है 5.6 है। तो अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा EC कितना हो जाएगा हमारा, तो EC बराबर हो जाएगा कितना 5.6 माइनस x, ये ना होगा, यानी इसका मान वहाँ पर निकल गया। अब हम जानते हैं कि इसके जब समांतर है तो इसका जो साइड वाला होगा बराबर अनुपात में बांटेगा, यानी कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा कितना AE बटे EC, ठीक है। यहाँ पे AD बटे DB का मान दिया है कितना, यहाँ पे दिया है देख सकते हैं क्या 3/5 दिया है, ठीक है। तो हम रखेंगे 3/5 बराबर यही हम कितना माने x माने हैं तो x रखेंगे और इसका AC का वैल्यू कितना है 5.6 माइनस x। हम यहाँ से तीछा तीछी गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 5x बराबर 6 3 18 5 2 15 1 16, यानी कि 16.8 माइनस 3x, ठीक है। अब ये माइनस में 3 है उधर गया तो प्लस में उधर 5 है, तो 5 3 कितना हो गया 8x बराबर 16.8, काट देते हैं 8 दूनी के 16 8 एकम 8, यानी कि x पर कितना निकलेगा 2.1 सेमी। तो देख लेते हैं कहाँ पर हमारा आंसर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना 2.1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन 45 नंबर, और एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं ये समबाहु ये भी 2A है, ये भी 2A है और ये भी कितना है 2A है, मान ले A B और इसको मान लेते हैं C। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इन होता है।
तो इसका हो जाएगा √3/4 गुना भुजा का जब कितना है 2a का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना √3/4। अब भुजा के जगह पर कितना रखते हैं 4a²। इससे इसको काट देंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकलेगा √3a²। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम रखेंगे कि बोले 2 आधार गुना ऊंचाई से, तो ऊंचाई बराबर उसमें सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल एक गुने 2 बट्टे आधार। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्षेत्रफल हमारा कितना है √3a² दिया है ना, बट गुने 2, आधार कितना है 2a है, तो 2 से 2 काट दिया जाए, a से a काट लेगा, तो बचे कितना √3a बचा है। बात समझ रहे ना। तो देख लेते हैं √3a कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर है क्या BC के, तथा AP बराबर दिया है 3 सेमी, BP बराबर दिया है 2 सेमी, AQ बराबर दिया है 6 सेमी, तो QC का मान ज्ञात करना है। ठीक है। कह रहा है QC बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वाला किए थे, उसी टाइप का बनेगा। जैसे कि मान लिया जाए कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, तो मान लिया जाए ये क्या है ABC एक त्रिभुज A हो गया, ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा C। यहाँ तक ठीक है। कह रहा है कि P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर है, तो मान लेते A और B पर इस पर है। ठीक है। इस भुजा पे है और इस भुजा पे है। इस प्रकार है कि पी क्यू BC के समांतर है, इसी के समांतर कौन है PQ है, तो मान लेते हैं इसको P और इसको मान लेते हैं Q। समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं AP का वैल्यू कितना दिया है 3 सेमी। आगे देखते हैं BP का वैल्यू दिया है 2 सेमी। ठीक है। और AQ का वैल्यू दिया है 6 सेमी और QC का वैल्यू दिया है कितना x। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। या भी फॉर्मूला हम बताएं इसको, ये क्या हो जाएगा बराबर अनुपात में बांटेगा, तो AP बट्टे हो जाएगा BP चाहे PB बराबर इधर क्या हो जाएगा AQ बट्टा हो जाएगा QC। समझ रहे ना। अब AP का मान यहाँ पे दिया है कितना 3 बट्टे BP का मान कितना दिया है 2 बराबर AQ का मान कितना है 6 है बट्टा QC का मान कितना दिया है x। यहाँ से हम चाहते हैं इसको ऐसे काट सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x पर कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 सेमी, तो x का मान कितना निकल गया 4 सेमी। तो हम देख सकते हैं कहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 46 नंबर का आंसर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करता है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेमी, BC बराबर 12 सेमी तथा AC बराबर 5 सेमी है, तो कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक है। कोण C का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कोई त्रिभुज ABC है, मान लेते हैं। कह रहा है AB बराबर 13 सेमी, यानी कि AB बराबर कितना दिया है 13 सेमी ये दिया है। BC बराबर कितना दिया है 12 सेमी, मान लेते हैं यहाँ पर C है। BC बराबर कितना हो गया 12 सेमी और AC बराबर कितना दिया है 5 सेमी। AC बराबर सॉरी BC बराबर दिया है कितना 12 सेमी और AC बराबर दिया है 5 सेमी। ठीक है। तो कह रहा है यानी कि कोण C का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पाइथागोरस ट्रिक वाला है। लंब कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो जो C होगा वो क्या होगा एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम जांच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर। ठीक है। और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हो जाएगा 169 बराबर कितना हो गया 169, यानी बराबर आ गया। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय वाला है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है। तो ये हमारा सी जो होगा यानी कि कोण का जो मान होगा कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो ऑप्शन हम देख सकते हैं आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF है, बराबर दिया 3/5। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ABC है, DEF है, ठीक है। उसका मतलब भुजा का मान दिया गया ऐसे और उसका हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिया है 3:5, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होएगा ना। आंसर हमारे क्षेत्रफल पूछा है तो 9:25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। हम इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि जब हमारा क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल देना है, और जब भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो उसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर देख लेते हैं कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 49 नंबर, और सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। तो सेक 45 का मान होता है √2, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब -2 है तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अब -2 बराबर कितना आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि हमारा 49 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बट्टे 4 बराबर 15 तो √3 कोसेक अल्फा का मान ज्ञात करना था। यहाँ से पहले अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो अल्फा हो जाएगा 15 चौके 60, 60 निकल गया ना। तो हम देखते हैं √3 कोसेक अल्फा की जगह पर कितना रख लें 60, ठीक है। तो हो गया √3 कोसेक, √3 कोसेक 60 का मान यहीं पर रख लेते हैं √3, और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 2। तो देख लेते कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कोस थीटा/sin थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाए कितना साइन थीटा आएगा, यह हो जाएगा 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाए कितना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम कर दे क्या है, ऊपर वाला को ऐसे ही रखेंगे 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम एक पर स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है ना, तो इसको लिखेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा, ठीक है। तो इससे एक कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा कितना 1 - कोस थीटा बट्टे 1 + कोस थीटा। तो देख लेते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 52 नंबर, तो 52 नंबर तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला है, याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है, तो होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। और सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना होगा कि तो इसको चेंज करेंगे नहीं तो इसको चेंज करेंगे, किसी को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए इसी को हम चेंज करते हैं पहला ही को, तो सेक स्क्वायर
90 में से हम कितना घटा दे कि 10 बचेगा, तो 80 घटा लेते हैं। अब माइनस कोट स्क्वायर 80 दिया तो कॉट स्क्वायर 80 रखते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर 80 हो गया। अब माइनस कोट स्क्वायर 80, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर दोनों थीटा सेम है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। देख लेते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। और यदि cos ए बराबर दिया है 1/2, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखा जाए 1 दिया है, -2 है, और cos स्क्वायर का मान, हम cos का मान मालूम है कितना, 1/2, तो गुने हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 - 2 गुने 1/4, काट दे 2 से। अब यहाँ हो जाएगा 1 - 1/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आंसर। देख लेते हैं कहाँ दिया है आंसर, तो माइनस माइनस कितना है, ऐसा -1/2 आंसर आया था, -1/2 आंसर कहाँ दिया है, नहीं दिया है, यानी कि 1/2 दिया है, तो इसे हो जाएगा -1/2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 1/2 होगा, यानी माइनस में नहीं आएगा, प्लस ही में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मान लिया 2 - 1/2 ऐसे स्टेप आया था, तो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और सही विकल्प चुनिए। दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें से हम करते क्या है, 9 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो बचे कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, गुणा करेंगे तो 9, तो हमारा 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो हम 55 नंबर के आंसर कितना हो जाएगा, 9, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है वो कह रहा है कि कोसेक ए इंटू टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कॉस ए है, कॉस ए और टेन का सूत्र क्या होता है कि साइन ए बटे कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए काट देते हैं, आया कितना हमारा साइन ए आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो 57 का क्वेश्चन दिया है, टेन 30, साइन 30, कॉट 60 इंटू कॉसेक 30, सब इंटू में दिया है, तो इसका हमें मान याद होना जरूरी है, तभी बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हम जान गए, एक मान इसका रखा जाए, तो टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, इंटू कोट 60 का मान होता है कितना, रूट 1/√3 हो सकता है। ठीक है, 1/√3, 1/√3। ठीक है, गुने कोसेक 30 है, तो कोसेक 30 का मान होता है 2, तो ये 2 से ये 2 काट देते हैं, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और √3 में 3 से गुणा करेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/3। तो देख लेते हैं कहाँ आंसर में दिया है, तो आंसर में लिखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, और यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। यहीं से देखते हैं, तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर, इधर रूट इंटू में होता है, इधर आएगा तो बट्टा में, 2/√3 हो गया, यानी कि सेक थीटा, तो सेक थीटा में इसका मान 2/√3 के बराबर होता है, तो सेक कितना 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो 58 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन 59 दिया है, कह रहे कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में
ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 में अल्फा दिया है, कोण हमारा अल्फा यहाँ पर बना हुआ है, बना है ना। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जहाँ पे कोण बना रहता है, ठीक है, ए बी ये सी बना है, ये समकोण हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कोण बना है अल्फा, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम साइन अल्फा की अगर बात करें, माने इस फिगर के अनुसार यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, तो जिस पर स्पर्श करता है वो हमारा आधार हो जाता है, और उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, आइए हमेशा कोण होता है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि कोण हमेशा कोण होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर साइन की हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी, यानी ये होगा ना, तो हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि ये हमारा आधार है, तो ये लंब होगा, यानी कि ए बी सी बटे ए सी हो जाएगा, ठीक। तो हमारा तो बी सी बटे ए सी दिया नहीं है, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, अब देखते हैं कॉस पे। तो कॉस पे देखेंगे तो कॉस के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, ए बी और ये सी है, यहाँ पर अल्फा कोण बना हुआ है, तो दिया ए बी है, तो ए बी हमारा आधार है, ठीक है। और दिया ए सी कौन है, तो कॉस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच होता है ना, यानी कि बी बट्टे एच का मतलब हो गया आधार बट्टे कौन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बी बट्टे एच, यानी कि ए बी बट्टे क्या हो जाएगा इसका, ए सी, ठीक है। यानी कि यही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो कह रहा है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 90/3 होगा, गुणा में है तो काट देंगे तो 30, तो अल्फा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। हमें मान ज्ञात करना है साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा के जगह पर हम कितना रखेंगे, 30, तो साइन अल्फा का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि साइन 30 का मान 1/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो हम देख लेते हैं 60 नंबर का आंसर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 60 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा कितना, 1/2 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कोसेक 45 का मान बताना है। तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान जो है वो √2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 62 है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो कह रहा है कॉस 1, कॉस 2, कॉस 3, कॉस 4, कॉस 5 कहाँ तक, 90 तक। तो मान के चलते हैं कॉस 1 का मान कुछ हो, 2, 3 कुछ मान होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कॉस 90 जाएगा, ठीक है, सब इंटू में दिख रहा है ना। तो मान लेते हैं जो भी मान यहाँ तक निकलते निकलते जाएगा, यानी कि कॉस 89 तक जो भी मान निकला वो निकलेगा, ठीक। लेकिन कॉस 90 का तो मान हमको मालूम है कितना होता है, कॉस 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब वैसे भी हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। ये टोटल मान जितना निकलेगा लास्ट में जाके 0 से गुणा हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, समझ में आ रहा है ना। यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 दिया है और कोट 44/10 46 दिया है। तो कोट 44 को हम लिख सकते हैं कोट 90 में से हम कितना घटा दें कि हमको 44 मिल जाएगा, तो 46 घटाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। अब बट्टा में हो जाए कितना, 10 46, ये हमारा कोट है। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है ना, तो 10 46 हो जाएगा, बट्टा में 10 46, तो काट देते हैं इसको एक से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। अब आते हैं, दिया है 64 नंबर क्वेश्चन, क्या 64 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि कोट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एक बात यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाता है वाई एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है,
यहाँ पे 90 हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है 180 होता है। ये तो हमको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन अब क्वेश्चन दिए थे इसमें हम देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कहेंगे, फिर यहाँ से 90 बढ़ेगा, फिर यहाँ से 90 बढ़ेगा, सब पे एक लंब होता है, तो माइनस इधर कह रहा है। तो एक बात और भी ध्यान रखना होगा कि जब भी एक्स एक्सिस वाला मतलब इस पर कहेगा तो बदलना नहीं है, कॉस है तो कॉस होगा, साइन है तो साइन होगा, टेन है तो टेन होगा। अगर वाई एक्सिस पर यही आ जाता है तो बदल जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। जैसे कि मान लेते हैं साइन 90 माइनस हम थीटा रखते हैं, तो साइन 90, ये 90 किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है ना, यानी कि वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो ये बदलेगा, तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। लेकिन यही अगर इस पर दे दे एक्स एक्सिस पर तो बदलना नहीं, यानी कि साइन अगर दे दे 180 और माइनस थीटा, तो 180 यानी इस एक्सिस पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर बदलेगा नहीं, साइन में ही होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देख लेंगे। और एक बात और यहाँ पर हम जानेंगे कि ये सब क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि सब इसमें प्लस होता है। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसमें कॉट और टेन प्लस होता है, और इसमें कॉस और सेक प्लस होता है। तो इसमें आ रहा है 180 माइनस, इसमें आ रहा है ना, तो इसमें कॉट है, कॉट का तो बदलेगा ना। तो जब इसमें साइन और कॉसेक न प्लस होता है तो कॉट प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस में होगा, ठीक है। अब बदलेगा भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो कह रहा है कि 1 + tan² ए बट्टा 1 + cot² ए का मान ज्ञात करना है। तो ये सब फॉर्मूले ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो 1 + tan² ए की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec² ए हो जाता है सर, ठीक है। बट्टा 1 + cot² ए का फॉर्मूला क्या होता है, cosec² ए हो जाता है, cosec² एक रख देंगे। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि sec² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos² ए, कोसेक नीचे है तो उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, sin² ए। तो sin² ए/cos² ए बराबर क्या हो जाएगा, tan² ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर, tan² का, ठीक। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए चित्र में बी ए बराबर 7 सेमी, पीबी बराबर 3 सेमी, पीडी बराबर दिया है 4 सेमी, तो डीसी का मान ज्ञात करने की हमें इसका मान ज्ञात करना है डीसी का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3.45 सेमी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। जैसे दो समांतर रेखा लिया गया, इसके बीच की दूरी है वो कितना है, 14 सेमी है। बात समझ रहे, कह रहा है कि एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, मतलब कोई ऐसा वृत्त है तो दोनों मतलब इसको स्पर्श करती है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर। तो मान लेते हैं यहाँ से अगर कोई रेखा गुजारेंगे तो इसको हम व्यास कहेंगे ना, त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। जब ये यहाँ से ये गुजरा है तो ये 14 सेमी है, तो ये भी कितना होगा, 14 सेमी होगा ना, यानी कि इसको हम डी बराबर कह देते हैं कितना, 14 सेमी। तो हमको आर निकालना है, तो आर कितना होता है, d/2 यानी कि 14/2, कितना आ गया, 7 सेमी। तो हम देख लेते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 सेमी, और सॉरी 68 नंबर। और कि 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहे एक वर्ग है, उनकी 28 सेमी त्रिज्या वाला है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितना है, 28 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। और इसी को मोड़कर क्या किया गया है, फिर एक वर्ग बना दिया गया है। वर्ग समझ में आता है ना, जिसकी चतुर्भुज आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एक वर्ग बना दिया गया है, तो हमें इस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो एक बात हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो वृत्त है जितना तार इसमें लगा हुआ है उतना ही तार में यहाँ पे वर्ग में ये लगा है, बस समझ रहा है ना। यानी कि जितना परिधि वृत्त का होगा उतना ही परिधि हमारा वर्ग का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई, जो तार की लंबाई है वो मतलब वर्ग में उतना ही तार क्या है, लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। हम लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा बराबर वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। तो 4 गुने भुजा बराबर हमारा हो जाएगा 2π का मान कितना होता है,
22/7। आर हमारा कितना दिया 28, यहाँ पर 28 दिया है ना, ठीक है। अब यहाँ से काट लेते हैं 7 चौके, ठीक है, और 4 से ये 4 कट जाएगा, तो भुजा हमारा कितना आ गया 22 दूनी के 44 सेमी। बात समझ में आ गया ना, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 44 सेमी। तो देख लेते हैं कहाँ आंसर में हमारा दिया हुआ है, तो आंसर में दिया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। कह रहा है किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा का, जैसे कोई वृत्त हो गया, मान लो कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इस तरह कोई रेखा का प्रतिच्छेद कर दे, एक यहाँ पर कोई प्रतिच्छेद कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं जीवा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, और वही केंद्र से जाता है तो उसको हम व्यास कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या मतलब ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वृत्त हो जाएगा, दो स्पर्श रेखा इस पर ले लिया जाए, ठीक है। तो यानी कि पहला स्पर्श रेखा और दूसरा स्पर्श रेखा ऐसे ले लेते हैं, और है कि इसके बीच का जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे पर 60 डिग्री से झुकी हुई है, इधर भी 60 और इधर भी 60, ठीक है। और इसका ये केंद्र हो जाएगा, जिसका मतलब त्रिज्या का मान दिया हुआ है कितना 3 सेमी। तो यहाँ से देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है ना, यानी कि कोण यहाँ पर समकोण बनेगा, और यहाँ पे बना है कितना 60 डिग्री का। तो ये 3 दिया हुआ है, हमें मान इसका ज्ञात करना है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको पी, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे तो इस त्रिभुज को अनुसार, यानी कि त्रिभुज कितना है पी ए ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है, ओ, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, पी ए ओ में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा आधार का काम करेगा, जो 3 से आधार हो गया, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा कोण होगा। आधार लंब के फॉर्मूला किसका होता है 10 का होता है, तो हम लिखेंगे 10 पी बराबर क्या हो जाएगा पी बटे ए बी, ये ना फॉर्मूला होता है। तो 10 पी का मान कितना दिया है 60, बराबर पी का मान कितना है एक्स, और बी का मान कितना दिया है 3। तो 10 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 1/3। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3√3, सेम ही आंसर। तो हम देख सकते हैं कहाँ दिया हुआ है, यानी कि इसका जो हमारा स्पर्श, जब ये हमारा उतना होगा उतना ही ये भी होगा, जब एक स्पर्श रेखा की लंबाई जितना है ना उतना ही दूसरा का होता है। यानी कि एक्स का मान हमारा कितना है 3√3, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना निकल गया 3√3 आंसर। देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, कोई मीनार है इसकी ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 मीटर है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब क्या पूछा है हमसे कि 10 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, यानी कि ये छाया मान लेते हैं, मान लो इधर से सूरज निकला हुआ है, ठीक, इसका जो छाया है इसी का हमें निकालना है। तो ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी और इसको एक्स मान लेते हैं, छाया है तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस त्रिभुज में है, यानी कि ये हमारा लंब और ये हो गया आधार, तो लंब और ये आधार का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसमें भी हम क्या करना होगा 10 का प्रयोग करना होगा। तो 10 कितना है सी बराबर पी बटे बी, तो 10 सी का मान कितना रखना है 45 बराबर पी का मान कितना है 10 बट्टे हो जाएगा एक्स, 45 का मान कितना होता है एक, बराबर हो जाएगा 10 बट्टे एक्स, तीछा तीछी गुणा, तो एक्स पर कितना निकलेगा 10 सेमी आंसर, यानी कि हमारे सॉरी 10 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है सर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 का निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं हमको चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर करके जांच कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर देखते हैं अगर इसको हम a प्लस बी के होल की पर तोड़ेंगे तो यहाँ भी a क्यू आएगा, आएगा ना, एक्स क्यू गुणा करने पर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर घात 2 बचेगा, तो ये हो सकता है
ये हमारा ए प्लस बी के द होल स्क्वायर पे है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के रूप में जाएगा। फिर हल करेंगे तो यहाँ भी हमारा हो सकता है, यहाँ पर भी स्क्वायर में है तो ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बट्टा में दिया है, एलसीएम निकालेंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, अब बराबर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। तो पावर यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यही नहीं होगा, ठीक ना। अगर हम देखना चाहते हैं तो सबको हम एक एक करके देख सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, बाकी सब हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसके बाद से हम 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो द्विघात समीकरण 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 बराबर 0 के हल ज्ञात करना, हल ज्ञात करना। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना कि एक बार हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 बराबर 0, और एक बार कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो 2x बराबर हो जाएगा कितना माइनस में 1, और x हो जाएगा कितना माइनस 1/2। इसमें देख लेते हैं 3x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना -1/2 और 2/3। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर शायद ए ही हमारा वही है, ठीक ना। तो हो जाएगा आंसर में हमारा कितना ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, -1/2 और 2/3। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यही है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 74 देख लेगा। कर समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, मालूम है ना। तो इन मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a बराबर, देख लेते हैं माइनस तो पहले से रहेगा, अब बी के साथ कितना है -12 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये कितना -12, अब बट्टे ए का मान कितना दिया है 7, तो ये कितना 12/7। ये हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा। अब निकालना अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। तो सी का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 है, और ए का मान कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 18 7। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात हो जाएगा कितना 12/7, अनुपात कितना 18/7। तो 7 से 7 काट दे, 6 दूनी के 6 तिरी के, तो हो जाएगा 2/3 हमारा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पे ऐसा आंसर हमको दिख रहा है, तो यानी कि आंसर हमारा दिख रहा है कितना 2/3 आया था ना, तो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 74 का आंसर कितना आ गया, डी आ गया, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल 2 है। तो इसमें करना क्या है कि हर समीकरण में 2 रखेंगे और हल करेंगे, अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो कह देंगे कि यह उसका हल है, अन्यथा नहीं है। नहीं तो इसको हल कर करके देखेंगे कि अगर आंसर हमारा 2 आ जाता है तो वो होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहला वाला की जांच करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 दूनी के 8, माइनस कितना हो गया 21 बराबर 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 29 बराबर 0, ये 0 नहीं आ रहा है तो इसको हटा देते हैं। इसको देखते हैं, फिर यहाँ पर एक्स के जगह पर 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8, अब प्लस में हो गया 5 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं दोनों प्लस में है, तो 9 माइनस 8 बराबर 0 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं अब किसको तीसरा चेक चेक करेंगे, नहीं सी वाला को चेक करते हैं, ठीक है। तो सी वाला को जब हम चेक करेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, देखते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि 2 यहाँ पर रखेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 दूनी के 4 और प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी कि यह भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, इसका देख लेते हैं। दिया है 2 का स्क्वायर है, फिर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 दूनी के 8, माइनस 7 दूनी के 14 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। ये जोड़ देंगे 8 6 14 और माइनस 14 बराबर 0, यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसके बाद 76 नंबर। कह रहा है कि रूट ना 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, यानी विवेचक निकालना है। विवेचक बोले तो डी, डी बराबर फॉर्मूला हम जानते भी होंगे क्या होता है, डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये और सी के जगह पर ये है ना। तो बी हमारा कितना है 10, 10 का स्क्वायर -4। ए के जगह पर कितना रखना है 3√3 और सी के जगह पर कितना है √3 है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और माइनस यहाँ देखते हैं ये हो गया 4×3 = 12 और √3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 और -12×3 = 36 बराबर कितना आ जाएगा 64। हम देख लेते हैं आंसर हमारा कहाँ दिया हुआ है। तो आंसर 64 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछा गया, और समीकरण x² प्लस 2x+4 के मूल होंगे। बताना है कि हमें वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं फार्मूला कुछ हमें जानना होगा। d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 या d लेस देन 0। ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि जब d ग्रेटर देन 0 यानी कि d का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा तो मूल हमारा क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। जब मूल d के बराबर होगा यानी कि d निकालेंगे अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा कि मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। जब d का मान यानी कि माइनस में आ जाता है 0 से छोटा है तो उसको हम कह दें कि मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसी पर हमको जांच करना d निकालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 2 है, c की जगह पर कितना है 4 है। तो d बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा b² - 4ac होगा ना। यहाँ b की जगह कितना है 2 का स्क्वायर और -4 गुने 1 और गुने सी की जगह कितना है 4। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -4 चौके 16 और कितना हो गया -12। अब ये बताओ बाबू 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो यह 0 से क्या है छोटा है क्योंकि माइनस में आ गया है तो 0 से छोटा हो जाता है। तो जब 0 से छोटा है तो इसी कंडीशन का ना पालन हो रहा है। तो बताना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो जब माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 78 नंबर क्वेश्चन को हो रहा है क्या देख लेते हैं उसको। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है कि एन एस हम कहते हैं एस एन कहते हैं। तो हो जाएगा हमारा एस एन। एस एन हमारा कितना हो जाएगा तो एस एन एक आएगा नहीं तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा नहीं तो 4 आएगा नहीं तो 5 आएगा नहीं तो 6 आएगा। ठीक है, यानी कि जब इस तरह पासा उछाला जाएगा तो हमारा ये अंक आ सकता है यानी कि टोटल कितना नंबर आएगा 6। और इसमें सम संख्या 1 2 3 सम कितना है 3 यानी कि एन ई हमारा कितना हो जाएगा एन ई हमारा आ जाएगा 3। पर एक पी बरा क्या होता है एन ई बटे एन एस यानी इसको हम एन एस मानेंगे। ठीक है, एन एस मान लेते हैं तो एन ई बटे एन एस आ जाएगा कितना 3/6 काट देंगे तो 2 1/2 ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो कहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो शॉर्टकट में बना सकते हैं। डायरेक्ट याद रखना है जब सम पूछे तभी 1/2 विषम पूछेगा तो भी 1/2 ही आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 यानी कि 79 और किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता। जब पासा फेंकेंगे तो टोटल परिमाण 6 आएगा 1 2 3 4 5 और है 5 से कम। तो 5 से जो कम है एक पासा पर 1 2 3 4 5 6 ये ना आ सकता है। तो इस पर पूछ रहा है कि कम आना चाहिए किससे 5 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो 5 से कम इस पर कितना बार आएगा ये हम देख लेते हैं। तो 5 से कम आने के लिए जैसे कि मान लेते हैं 5 को छोड़ दो तो इससे कम ये ना 1 2 3 4 यानी कि एन ही हमारा कितना आ गया 4 आ गया और ये हमारा तो एन एस होगा। ठीक ना, और एक पी बराबर हमको मालूम है क्या होता है एन ई बटे एन एस। ठीक है, एन ई का मान कितना दिया है 4/6 2 दूनी के 2 3 तो आंसर आ जाएगा 2/3। बात हो जाएगा ना। इस तरह हम इसका प्रायिकता निकाल लेंगे। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें एक बात याद रखना होगा प्रायिकता क्या हो सकता है प्रायिकता क्या नहीं होगा। तो जिस प्रायिकता का मान जो है वह 0
और क्या होता है 1 के बीच में होता है, 0 से नहीं कम हो सकता है और ना 1 से ज़्यादा हो सकता है। इसका मान इसी के बीच में आएगा कि तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 1 से कम आएगा, नहीं तो 0 से ज़्यादा आएगा, इससे कम नहीं आ सकता। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, हमसे पूछा गया है कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो 1/3 यानी कि यहाँ पर ऊपर कम रहेगा, नीचे ज़्यादा रहेगा, तो समझ लेना कि उसका मान है वह 1 से कम ही आएगा। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो प्रायिकता होगा क्योंकि भाग देंगे तो 0.33 के आसपास में इसका प्रायिकता होगा। ये तो पहले ही से दिख रहा है कि 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। 33% दिया है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 कितना हो जाएगा 0.33। तो ये भी हमारा प्रायिकता हो सकता है। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर डी नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर मान दिया है 7/6। अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 1 दशमलव कुछ कुछ करके आएगा ना। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारा 1 से ज़्यादा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 यानी कि 81 नंबर देखते हैं। और यदि ई कोई घटना हो तो पी ई प्लस पी ई डैश का मान क्या होता है। यानी कि हम ध्यान रखेंगे इस बात को, ये भी फॉर्मूला ही है कि पी ई प्लस पी डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी कि घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है सदैव 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 गेंद 10 लाल गेंद वाले थैले में से एक लाल गेंद निकालेगा, एक प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 10 लाल गेंद वाले थैले में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल थैला में कितना गेंद है 10 ही है। तो एन से हमारा कितना हो जाएगा 10 और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने का घटना एन कितना है वो भी कितना ही है 10 ही है। तो प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई का वैल्यू 10, एन एस का वैल्यू 10 काट देंगे तो 1। यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1। हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंकड़े 7, 0, 4, 13 का माध्य ज्ञात क्या होगा। यानी इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हो जाएगा माध्य बराबर 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस कितना 13। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, कितना है 4। तो बट्टा में कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 13 7 20 और 4 24, बट्टा में 4 काट लेते हैं 6। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ आ गया ना। तो देख लेते कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि 1 4 x 5 12 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यानी यहाँ पर कह रहा है दिया है कितना माध्य बराबर हो जाएगा हमारा क्या, तो माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे, मैं सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो हो जाएगा कितना 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस कितना हो गया 12। ठीक है, अब बट्टा में कितना होगा हमारा 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5 है ना, तो 5 हो गया। ठीक है, इसका माध्य हमारा दिया है 7 क्वेश्चन में। तो एक्स का मान ज्ञात करें, यहाँ पर 7 रख देते हैं बराबर 1 4 5 5 5 10, 10 हो गया। 10 बार कितना आ जाता है 22। तो यहाँ पे हम रखें कितना 22 प्लस हो जाएगा एक्स बट्टा में 5, तिरछा तिरछी गुना। तो हो जाएगा कितना 22 प्लस एक्स बराबर 7 पचे 35। तो हो जाए कितना हमारा एक्स बराबर 35 माइनस 22। ठीक है, तो एक्स पर कितना आ गया, यहाँ से घटा लेते हैं तो 13। यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 13, यही हमें निकालना था। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है कितना 85 नंबर। कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक ज्ञात करना है। यानी हमें इसमें माध्य और माध्यक दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुलक निकालना है तो बहुलक का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो बहुलक बराबर होता है क्या है, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने
माध्यक का माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 3 गुने माध्यक हमारा कितना है 4.8 है, ठीक है, -2 गुने कितना दिया है 2 गुने दिया है कितना 4.8, ठीक है, गुणा कर लिया जाए तो हो जाए कितना 8 तरीके 24 है, 4 3 12 2 14, ये होगा माइनस इसको गुणा करते हैं 8 दूनी के यहाँ पर कितना दिया है 6 है, ये वाला 6 है तो 6 दूनी के 12, 4 दूनी 8 है 9, घटा लेते हैं हो जाएगा 2.5 यानी कि दशमलव उठाएंगे ना तो 5.2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कह रहे कि 5 3 8 2 4 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो जब भी माध्यिका ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। तो इसको सजा लेते हैं आरोही क्रम में, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 2, उससे बड़ा है 3, उससे बड़ा है 4 और उससे बड़ा है क्या 5 और उससे बड़ा है कौन 8। तो ये हमारा मतलब आंकड़ा दिया हुआ है, इसको हम सजा लिए। अब करना क्या है, इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं कि माध्यिका का मतलब क्या होता है बीच वाला, यानी कि ये हो जाएगा, नहीं तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5। एन क्या है विषम है तो इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका वाला n + 1 बटे 2 चौरमान का मतलब चौरमान। एन के जगह कितना रखेंगे 5 + 1 बटे 2, 5 1 6 यानी कि 3, तो 3वां चौरमान। तो इसमें से गिन लेना 1 2 3, तो 3 और कौन आ रहा है 4 आ रहा है। इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया है ना, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कह रहा है कि 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है वह देख लेना है। 70 2 बार दिख रहा है, 80 एक ही बार है, 50 यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 यानी कि 3 बार दिख रहा है, 60 एक ही बार दिख रहा है, यानी कि सबसे अधिक कौन दिख रहा है इसमें 50 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा हो गया बहुलक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कर यदि n सम हो तो माध्यक किस परीक्षण का मान होता है। जब n सम ये फॉर्मूला है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो n बराबर जब सम होता है तो माध्यक बराबर क्या होता है n/2 में, और n/2 में +1 में प्रेक्षण का औसत यानी कि माध्यक का औसत, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 88 नंबर का आंसर क्या हो गया सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है वो कह रहा है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। तो त्वरण खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल होता है वो कैसा होना चाहिए अपवर्गी होना चाहिए, ध्यान में रखना इस बात को। तो 88 89 नंबर का आंसर हो जाएगा अपवर्गी। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है वो क्या कहता है, कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा यदि उसके आधार की परिधि, उसके आधार की परिधि कैसा होता है, जो बेलन के आधार की परिधि होता है वो वृत्त के आधार की परिधि जैसा होता है। तो उसके बेलन के आधार की परिधि हमारा 2πr दिया है कितना 88, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, उसकी ऊंचाई यानी एच हमारा दिया है कितना 5। तो कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ है तो क्या होता है 2πr/h होता है। यहाँ पर देखते हैं 2πr की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 88 रख सकते हैं ना। तो 88 गुने एच की जगह पर कितना रख दे 5, तो गुणा कर 5 चौके भी अरे 5 आठे 40 है, 5 आठे 40 4 44। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना 440 सेमी स्क्वायर। तो देख लेते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो 440 सेमी स्क्वायर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन दिया है 19,404 सेमी क्यूब। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें आर चाहिए, ठीक है। आर हमें दिया नहीं है, आयतन दिया है, तो आयतन से हम क्या करेंगे आर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गोला का आयतन होता है कितना, अर्धगोला है ना,
तो 2/3 पाई आर क्यू बराबर दिया है 19,404 दिया हुआ है। यहाँ हो जाएगा कितना 2/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर क्यू बराबर हो जाएगा 19,404। ठीक है, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा हमारा कितना 19,404 गुने 3 गुने 7। अब बट्टा में कितना हो गया 2 गुने 22। बात समझ रहे ना। अब इससे हम इसको भाग दे देते हैं। तो जब भाग देंगे तो कितना मतलब में कटेगा यानी कि 22 से इसको हम काट लेते हैं। तो 22 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 882। फिर इसे काट लेते हैं तो हो जाएगा कितना 441। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप। इसके बाद हम बताते हैं इधर। तो ये समझ में आ गया इतना। तो हमारा जो कट कट का आएगा यानी कि आर क्यू बराबर हमारा हो जाएगा कितना 441 गुने 7 3 का 21 गुणा कर देना 3 था ना 7 3 का 21। तो आर बराबर हो जाएगा इसके घनमूल निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर 3 रखते हैं। तो 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुने 21 और फिर ये तो हमारा 21 ही है। तो जब हम जानते हैं कि जब घनमूल है जब 3 आएगा वही ना बाहर निकलेगा। तो आर का जो मान है वो कितना निकल गया 21 सेमी निकल गया यानी कि हमारा आर निकल गया। अब हमें क्या करना है यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर सूत्र लिख देना है कि गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 3 पाई के जगह पर कितना 22/7 और आर हमारा कितना आया था 21 आया था। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक ना, तो हमारा हो जाएगा इसके आगे 3 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21। इससे इसको काट लेते हैं 7 3 का 21 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे 3 3 का 9 9 में फिर कितना से 22 तो हमको लगभग 198 के आसपास आ जाएगा। 198 में हम क्या करेंगे 21 से गुणा कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 4158 सेमी स्क्वायर आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ है 4158। तो 4158 जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी 8 सेमी और 6 सेमी हो तो इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर ये नहीं होता है। तो लंबाई हमारा कितना हुआ देख लेते हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 नहीं 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 के 36 यही ना आएगा। तो उसके बाद से हम देख लेते हैं सबको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना 64 36 100 100 कितना हो गया 200। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो तोड़ के लिखना चाहते हैं 10 10 या 100 है 100 दूनी के 200 तो ये हो जाएगा 10√2 सेमी। ठीक है, यानी कि 10√2 सेमी देख लेते हैं कहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 93 है वो क्या कह रहा है कह रहा है कि एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी त्रिज्या यानी कि आर दिया है और तिर्यक ऊंचाई एल हमारा 8 दिया हुआ है। तो शंकु के सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला जान लेते हैं। शंकु के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल ये नहीं होता है। तो पाई की जगह पाई रखना है आर की जगह पर कितना रखना है 4 और फिर यहाँ पर 4 प्लस एल की जगह पर कितना 8 हो जाए कितना पाई इंटू 4 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं 12 चौके 48 पाई सेमी स्क्वायर। तो देख लेते हैं 48 पाई सेमी स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन 94 कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है यानी कि उनकी त्रिज्या समान होगी। ठीक है, और ऊंचाई भी समान है तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो जो आधार ऊंचाई सब समान है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें अनुपात निकालना है इसी का ये निकाल देते हैं। ठीक है, सेम सब है तो पाई आर स्क्वायर
एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, बचा कितना, यहाँ पर 1 बचेगा, इधर 1/3 है तो 3 इधर आ जाएगा, 3:1 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं 3:1 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो 94 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठूसे गोले को गलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकते हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो हमें एक बात याद रखना, संख्या निकालना है। तो बड़ा वाला का आयतन बटे छोटा वाला का आयतन क्या है, गोला है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन यानी गोलियों की संख्या लिख देना है, बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, और बटे छोटे गोले का आयतन उसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इससे इसको कैंसिल कर लिया जाए। इसका R कितना है, 10 का क्यू है, और इसका कितना दिया है, 1 का क्यू। तो 10 का क्यू करेंगे तो 1 2 3 4, सॉरी 3 जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 1, तो हो जाएगा कितना, 1 2 3 यानी कि 1000। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर में कहीं दिख रहा है 1000, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 1000। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 96 है वो कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, त्रिज्या हमारा आर हमारा दिया है 6 सेमी, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, तो ये कितना, पाई प्लस 2 इंटू आर के जगह पर कितना रख दे, 6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू 6। हम गुणा भी करके हल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन में दिया उसी से हम चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, क्वेश्चन 98 अंठानवे सॉरी क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। कह रहा है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई के जगह पर रखते हैं कितना, 22/7। ठीक है, इंटू बड़ा आर कितना है, तो बड़ा आर 4 है, 4 के स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना, 22/7, अच्छा चौके 16 माइनस 3 तरीका 9, ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कितना, 22/7 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो कितना आ गया, 22 सेमी स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख लेना है 22 सेमी स्क्वायर आंसर कहीं दिख रहा है, तो 22 सेमी स्क्वायर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 97 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या 3 गुनी किया गया है, ठीक है, तो पहले नया पूछा है, बाद में क्या पूछा है, पुराना कर दिया है, तो नए एवं पुराने, समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, जब भी परिधि की बात की जाए तो परिधि जितना कहेगा उतना ही गुना रह जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कहेगा 2 गुना तो उसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो 3 गुना हो जाता है तो हो जाएगा कितना, नया पहले, यानी कि पहले वाला हमारा आएगा उसका परिधि कितना, 2 पाई आर, और जब त्रिज्या 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई 3 आर होगा ना, तो गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 पाई आर हो जाएगा। अब हमें अनुपात निकालना है, तो 6 पाई आर अनुपात कितना, 2 पाई आर। क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहले नया कह रहा है तो पहले नया रखना है, बाद में पुराना, जब पुराना कह दे चाहे ऐसे ही कह दे निकालने के लिए, तो जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में रखेंगे। ठीक ना, यहाँ से अब काट लेते हैं, 2 3 6, इधर बचा 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 3:1 आंसर। बात समझ आ गया। हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3:1 यानी कि बी। नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर हम निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब त्रिज्या 3 गुना कर दिया है, ठीक है, तो 3 हो गया, 1 आंसर हो जाएगा। जब परिधि कहेगा तब क्षेत्रफल कहेगा तो 9:1 हो जाएगा। ठीक ना, ये ध्यान में रखना होगा, नया पुराना ये भी ध्यान में रखेंगे, कब नया पूछेगी पुराना पूछेगा। अब चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 98 नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। अरे घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में केंद्र पर बना कोण होता है। घड़ी के मिनट के सुई द्वारा, घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 घंटे में केंद्र पर बना कोण होता है। जैसे कि मान लिया हमारा घड़ी हो गया, अब माने मिनट की सुई है,
तो ये को अब एक चक्कर पूरा करेगा तब ना 1 घंटा होता है। इससे केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? यानी कि जब एक राउंड मारेगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है? इसको बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 360 डिग्री, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 99 का हो गया हमारा, 100 नंबर का हो रहा है क्वेश्चन कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कीजिए। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, चलिए हम इसका चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है? तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप होता क्या है? सबसे पहले ये हमें जानना होगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप का सूत्र होता है 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू आर, ठीक है? ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे? वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप निकालेंगे। 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू आर, ठीक है? तो हो जाएगा कितना? 2 प्लस पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे 2 इंटू आर का मान कितना दिया है? 7 दिया है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी के 14 हो जाएगा। 14 दूनी 28 प्लस 22 बट्टे कितना हो जाएगा? 14 गुना में कितना हो गया? 7, ठीक है? अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 50/14 गुने 7, तो 7 दूनी के 14 और 2 से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो आ जाएगा हमारा 25, ठीक है? यानी कि 25 सेमी आंसर। तो हमारा वृत्त के चतुर्थांश का जो परिमाप है वो कितना आ गया? 25 सेमी आ गया। और इसका सूत्र हमें याद रखना होगा, क्या होता है? 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू आर होता है। ये वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप का सूत्र होता है। तो चलिए दोस्त, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।